नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो किस तरह से डिफाइन की गई है। तो मान लिया ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये मान लिया आपकी वाई एक्सिस है, ठीक। और कोई स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई थी, मान लिया ये कोई स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई है, ठीक। हमें इसकी स्लोप बतानी है। तो स्लोप जो होता है वो स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन का मेजर होता है कि स्ट्रेट लाइन कितनी इंक्लाइंड है, किस एक्सिस से इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से उसका इंक्लिनेशन कितना है, इसका मेजर है स्लोप। तो स्लोप को डिफाइन करते हैं हम, स्लोप का जो नोटेशन है स्लोप को उसको एम से लिखते हैं। और एम किस तरह से डिफाइन की गई है वो आप समझो। हम क्या करते हैं, उस स्ट्रेट लाइन की एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, उस एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से स्ट्रेट लाइन का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल होता है उसका tan, यानी स्लोप की डेफिनेशन है m इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा स्पेशल है, थीटा स्पेशल है। थीटा कहां से लिया है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया, ठीक। और किस सेंस में लिया है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लिया है और उसका tan जो निकाला है वही किसके बराबर है, वही आपका m के बराबर है, ठीक है। एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन जरूरी नहीं है आप एक्स एक्सिस पे लाइन बना के बनाओ, आप यहाँ पे भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन बना सकते हो। ये भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। आप किस पॉइंट पे बना रहे हो, किस पोजीशन पे बना रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बस डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होनी चाहिए और उससे जो एंगल होना चाहिए वो आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम बाय कन्वेंशन पॉजिटिव मानते हैं। तो क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या मानेंगे, बाय कन्वेंशन नेगेटिव मानेंगे। तो स्लोप इस तरह से डिफाइंड है, m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। क्लियर है, ठीक है। अब आप देखो जरा इसको ढंग से। tan के बारे में हमको पता है, अगर थीटा जीरो हो जाए तो tan जीरो जो होता है, tan जीरो जो होता है वो जीरो होता है, यानी उसकी अगर कोई स्ट्रेट लाइन जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से होगी क्योंकि उसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, जीरो है। तो उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, उसकी स्लोप हो जाएगी जीरो। अगर थीटा आपका 30 डिग्री है, π/3 है, तो स्लोप कितनी हो जाएगी, tan 30 जो होता है वो होता है 1/√3। अगर थीटा आपका 45 डिग्री है तो स्लोप कितनी हो जाएगी, tan 45 वो होता है 1। थीटा आपका 60 डिग्री है तो स्लोप हो जाएगी √3, tan 60 √3 होता है। थीटा आपका अगर 90 डिग्री है तो स्लोप कहाँ अप्रोच करेगी, tan 90 जो होता है वो इन्फिनिटी अप्रोच करता है। जो स्लोप होगी वो कहाँ अप्रोच करेगी, वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगी। फिजिक्स में तो हम यही कह देंगे कि स्लोप जो है वो क्या है, इन्फिनिटी है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा तो इसको हम कह देंगे स्लोप अनडिफाइंड है। वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या है, अनडिफाइंड। क्यों है अनडिफाइंड, तो हमने tan का ग्राफ देखा था और उसमें हमने देखा था जब थीटा 90 डिग्री होता है तो tan का ग्राफ एक साइड से अप्रोच करने पे प्लस इन्फिनिटी जाता है और दूसरी साइड से अप्रोच करने पे माइनस इन्फिनिटी जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर आपको क्लियर नहीं है कि स्लोप प्लस इन्फिनिटी होगी कि माइनस इन्फिनिटी होगी, इसीलिए हम उसको कह देते हैं अनडिफाइंड। फिजिक्स के सेंस में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम सिंपली कह देंगे कि वो क्या है आपकी, वो आपकी इन्फिनिटी है, ठीक। अब अगर जो स्ट्रेट लाइन है वो कहीं इस तरह से है, मान लिया स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, तो अब इस पे आप एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन बनाओगे तो ये होगी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। और एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका जो एंगल आ रहा है, वो एंगल जो आ रहा है थीटा, वो कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है। तो उसकी जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि tan ऑफ एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल पहुंच रहा है आपका 90 और 180 के बीच में है तो उसका tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। जैसे कि हम मान लिया 120 डिग्री की स्लोप फाइंड कर रहे हैं कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 डिग्री है, मान लिया इसी केस में थीटा जो है वो 120 डिग्री है, तो उसकी स्लोप कितनी होगी, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा कौन सा होना चाहिए, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए।
सारी वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। 10 120, 10 120 को लिख लेते हैं 90 प्लस 30। 10 90 प्लस थीटा होता है कॉट थीटा, लेकिन माइनस कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो नेगेटिव होता है। 10 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 10 देखना होता है हमें, 10 जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। कॉट 30 कितना हो जाएगा? तो कॉट 30 होता है आपका 1/1030 के बराबर, और 1030 होता है 1/√3, तो ये आ गया -√3। तो अगर एंगल आपका ऑब्ट्यूज है तो उसकी स्लोप क्या आएगी? निगेटिव। अगर एंगल आपका एक्यूट है तो उसकी स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव। क्लियर? ठीक है। एक तरीका और कर सकते हो आप इसमें, अगर m = tan थीटा लिखते हो तो थीटा जो होगा x की पॉजिटिव डायरेक्शन से होगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। लेकिन अगर मुझे क्लॉकवाइज एंगल यूज करना है, मान लिया 120 मुझे सॉल्व करने में मुश्किल है, तो मुझे पता है ये जो क्लॉकवाइज एंगल है स्ट्रेट लाइन का x की पॉजिटिव डायरेक्शन से, वो कितना होगा? तो टोटल एंगल 180 होता है, ऊपर वाला 120 है, तो नीचे वाला कितना बचेगा? 60। तो अगर मुझे नीचे वाला एंगल यूज करना है तो फॉर्मूले में मैं m = tan थीटा, फॉर्मूला यही रहेगा, थीटा की जगह आप क्या पुट करोगे? -60, क्योंकि अगर आप ये एंगल यूज करना चाहते हो तो आपको निगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज सेंस में एंगल है, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव लेते हैं। तो ये हो जाएगा tan of -60। tan जो होता है वो आपका एक ऑड फंक्शन होता है, वो माइनस बाहर फेंक देता है, तो -tan 60, tan 60 होता है √3, तो ये हो गया -√3। तो अगर आप ये π/2 + 30 लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह से दिक्कत है, तो आप ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल ना लगा के आप क्लॉकवाइज एंगल भी यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है, जब आप क्लॉकवाइज एंगल यूज़ करना है तो थीटा की जगह क्या पुट करना है? माइनस, जो एंगल पुट करना है वो निगेटिव पुट करना है। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस few equations of a straight line, few forms of equations of a straight line। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में देखेंगे तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी कर्व है, कोई भी ग्राफ है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला, कैसी भी इन जनरल शेप है ग्राफ की, तो उसकी इक्वेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, इक्वेशन का सेंस क्या होता है? जैसे मान लिया कोई ग्राफ है, मान लिया ग्राफ दिया आपको और इसकी कुछ इक्वेशन दी है, समथिंग, कुछ भी, कोई भी रैंडम इक्वेशन दी है, x³ + 4xy + y² x प्लस कुछ भी कांस्टेंट 10, कुछ भी एक इक्वेशन दी है x और y में, x और y में ही होगी, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो 2 डायमेंशनल ग्राफ है, इसके जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो xy प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये जो पूरा प्लेन है ये xy प्लेन है, तो ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है, तो इसकी इक्वेशन में सिर्फ x आएगा और y आएगा, = क्या होगा? 0। कुछ ये इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ग्राफ की, किसी भी कर्व की इक्वेशन का सेंस क्या होता है? तो वो ये होता है कि इस ग्राफ पे प्रेजेंट सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे डेफिनेटली, तो इस ग्राफ पे प्रेजेंट सारे पॉइंट इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगी? इस ग्राफ की इक्वेशन। जैसे मान लिया इस ग्राफ पे एक पॉइंट आया 2,3, तो डेफिनेटली 2,3 ये इक्वेशन जो होगी, इसको ये इस इक्वेशन में जब 2,3 पुट करोगे तो ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, कोई और पॉइंट आया मान लिया 4,5, तो 4,5 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कोई पॉइंट आया 7,1, तो ये 7,1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल की तरह ले लिया है, एक्चुअल में सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी कर्व की इक्वेशन का मतलब ये होता है उस कर्व पे प्रेजेंट सारे पॉइंट उस रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे, उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो रिलेशनशिप कहलाएगी उस कर्व की इक्वेशन। क्लियर? ठीक। अभी हमारा जो यहाँ पे टारगेट है वो बहुत ही लिमिटेड टारगेट है, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो कई सारी फॉर्म होती हैं, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन सबसे पहली जो इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है? एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी 0,0 से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? तो उसकी इक्वेशन जो होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, सिंपल फॉर्मेट है उसका, y = mx, ये इसकी इक्वेशन होती है। m क्या होगी? m अभी हमने देखा था, m क्या होती है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन।
अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल थीटा बना रही है, तो इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होगी, वाई एम इज इक्वल टू टेन थीटा, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। यानी इस स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट सारे पॉइंट इस रिलेशनशिप को फॉलो करेंगे, वाई इज इक्वल टू एम एक्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया थीटा आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री का मतलब वो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के एग्जैक्टली मिड में जा रही है। थीटा 45 है तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई इज इक्वल टू एम, एम कितना आ जाएगा उसका, tan 45 1 होता है, यानी स्लोप हो जाएगी 1। तो वाई एम की वैल्यू 1 पुट करोगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी वाई इज इक्वल टू एक्स। अब आप मुझे बताओ क्या ये रिलेशनशिप सारे पॉइंट फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, 0,0 इस पर लाई कर रहा है, 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह से जब एक्जैक्टली मिड से जा रही है तो इस पर जो पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो इस तरह के होंगे, 1,1, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, फिर ये अगर 2 हो गया तो ये भी क्या होगा, 2 होगा। तो इस पर जो पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो इस तरह से होंगे, 1,1, फिर 2,2, फिर कहीं आगे जाके एक और पॉइंट मिलेगा 3,3, इसी तरह से 4,4, आगे भी मिलेंगे 4,4, ऐसी तरह से 4.1, 4.1 भी मिलेगा, 4.2, 4.2 भी मिलेगा। यानी जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे ये सारे पॉइंट्स एक रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। इस तरह से नेगेटिव में भी मिलेंगे, -1, -1, -2, -2, -2.32, -2.32 सारे वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, और सारी वैल्यूज जितने भी पॉइंट्स हैं उस स्ट्रेट लाइन पे वो इस इक्वेशन को, इस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप ही क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। एम क्या होगी, उसकी स्लोप, सिंपल। जो इस तरह से बाइसेक्टर लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स। और अगर कोई बाइसेक्टर लाइन इस तरह से है, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को जो बाइसेक्ट करती हुई जा रही है, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि उसकी स्लोप जो होती है, इसकी स्लोप आती है -1। क्यों, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये एंगल आप देखोगे तो ये 135 हो जाएगा, और tan 135 निकालोगे तो वो -1 आएगा। आसान काम क्या है, हम क्लॉकवाइज एंगल कंसीडर कर लें, तो क्लॉकवाइज एंगल कितना होगा, 45। तो स्लोप क्या लिखेंगे, अब क्लॉकवाइज जब एंगल कंसीडर किया है तो स्लोप लिखेंगे tan ऑफ -45, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -tan 45 यानी -1। इस इक्वेशन में लगाओगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू -x। ठीक है, तो एक पहली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब जरा दूसरी स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, या स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास कर रही है एंड इट्स स्लोप इज गिवन। एक स्ट्रेट लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही है, वो पॉइंट गिवन है, मान लिया x0 y0, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है। तो एक पॉइंट से पास करने वाली कितनी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, तो एक पॉइंट से पास करने वाली इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ये सारी स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो एक तो पॉइंट दिया है आपको जिस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, तो एक पॉइंट से पास होने वाली तो इन्फिनाइट स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो क्या और एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी, तो वो भी आपको दिया, आपको स्लोप दे दी है कि एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से वो कितना एंगल बना रही है। अब एंगल भी अगर फिक्स कर दिया एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से और पॉइंट फिक्स है, तो अब तो सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। ठीक, अब अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो और इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एम एक्स, तो अगर मैं ये कहूं कि वो पॉइंट ओरिजिन है, अगर मैं ये कहूं वो पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो एक्स वाई नॉट की जगह भी आप 0 पुट करोगे, एक्स नॉट की जगह भी 0 पुट करोगे, क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो वही तो हमारी पहली इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू एम एक्स। यानी ये जो सेकंड केस मैंने आपको बताया है, फर्स्ट केस उसका एक स्पेशल पार्ट है। ठीक, अगर वो जनरल पॉइंट x नॉट y नॉट जो है अगर वो ओरिजिन हो जाए, तो इक्वेशन वापस से हमें क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो वो उसको करस्पॉन्ड कर रहा है।
पिछली इक्वेशन को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। अगर 2 पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपसे पूछिए, 2 पॉइंट दिए, मान लिया 1 पॉइंट ये दिया है और 1 पॉइंट ये दिया, पूछिए ऐसी इक्वेशन बताओ जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है। तो 2 पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ही होती है, 2 पॉइंट से एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन पास नहीं कर सकती। तो मान लिया 2 पॉइंट आपको दिए हैं, एक दिया है x1 y1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इसकी इक्वेशन ये जो होती है वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को गौर से देखो, y माइनस वाई नॉट, एक पॉइंट इन्होंने दिया था y नॉट x नॉट y नॉट, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x नॉट। तो ये भी कुछ इसी तरह का, एक पॉइंट मैंने ये वाला यूज कर लिया y नॉट x नॉट की जगह x1 y1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम x माइनस x1, यानी ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है ये डेफिनेटली क्या होगी? उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप होगी। तो 2 पॉइंट दिए हो तो उसकी स्लोप निकालना बहुत आसान है। स्लोप कैसे निकालोगे आप? m इज इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप समझो ऐसा क्यों है, तो आप ढंग से देखना। अगर ये मान लिया आपकी y एक्सिस है, ये मान लिया आपकी x एक्सिस है, ठीक है। तो देखते जाना, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये डिस्टेंस उस पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी x1। और इसी तरह से इस पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो होगी y1। अब जरा इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x और y एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? x2। इसी तरह से जब y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस पॉइंट से तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? y2, ठीक। मुझे स्लोप के लिए क्या चाहिए होता है? मुझे स्लोप के लिए चाहिए होता है कि x की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है उसका थीटा, टेन थीटा जो होती है वही होती है आपकी स्लोप। अब जरा टेन थीटा निकालना है तो इस ट्राइंगल को देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इस ट्राइंगल में ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। परपेंडिकुलर कितना आएगा? तो देखो ये टोटल लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये है y2 और ये वाली लेंथ कितनी थी? y1। तो ये लेंथ आ जाएगी आपकी y2 माइनस y1। इसी तरह से इस लेंथ की बात करें तो ये जो टोटल लेंथ है ये थी x2, ये लेंथ कितनी है? x1। तो ये लेंथ कितनी बन जाएगी? x2 माइनस x1, ठीक। तो टेन थीटा जो आपका आ गया वो आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आपको समझ में आया स्लोप का फॉर्मूला? तो आपको अगर 2 पॉइंट से जाने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले क्या फाइंड कर लो? उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और फिर ये वाली इक्वेशन आप अप्लाई कर दो। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। इस इक्वेशन में आपको स्लोप ऑलरेडी गिवन थी तो फाइंड करने का कोई हेडेक नहीं था। इस वाले क्वेश्चन में स्लोप गिवन नहीं है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हमने क्या कर लिया? उसको फाइंड कर लिया। क्लियर? एक और फॉर्म देखते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की। इसको कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह की है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये स्ट्रेट लाइन दी है, यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। एक्स एक्सिस को जो कट कर रही है वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया आपको a,0, यानी एक्स एक्सिस पर एक्स की पॉजिटिव साइड में जो इंटरसेप्ट कट किया है उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ दी है आपको a। इसी तरह से जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को कट किया उसका कोऑर्डिनेट दिया है 0,b। भाई वाई एक्सिस के सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,b फॉर्मेट का होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे x वैल्यू कितनी होती है? 0। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है? 0। यानी ये जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है ये वैल्यू आपको दी है b। अब आपको इसकी इक्वेशन चाहिए। तो पहली बात तो आप ये समझ रहे हो कि आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं, एक 0,b और 0,a। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं वो आप फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो अगर आप उससे फाइंड करोगे तो इक्वेशन जो आपको मिलेगी वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए, x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये आपका होमवर्क है। आपको 2 पॉइंट से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का कंसेप्ट यूज़ करना है, ये कंसेप्ट यूज़ करना है और यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ठीक, तो ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब आप देखो जरा, स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन आप अगर आज स्ट्रेट लाइन ऐसी है तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कैसा हो गया, नेगेटिव, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट की है तो उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और यहाँ पे भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन इस फॉर्मेट की है तो उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो 4 तरह की इक्वेशन आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि कौन सा इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और कौन सा इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ठीक, एक और फॉर्मेट रह गया, वो भी देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह की ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। इस तरह की स्ट्रेट लाइन है। क्या क्या दिया है आपको, उसकी स्लोप दी है और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया वो दिया है। तो इसकी इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या होता है, सी होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट किया। अगर सी पॉजिटिव होगा, ऊपर कट किया होगा तो सी की वैल्यू पॉजिटिव लिख देंगे। अगर कहीं नीचे कट किया होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी तो सी की वैल्यू नेगेटिव लिख देंगे। और स्लोप दी हुई है तो ये इस तरह की इक्वेशन है। इसको आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो कि ये जो ये अगर ये दिया सी दिया हुआ है आपको, इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0, c। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए और दूसरी आपको स्लोप दी है। तो एक ये इक्वेशन हमको पता होती है, क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो और स्लोप दिए हो तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन। y माइनस वाई वन कितना है, y1 है आपका c इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन कितना है, तो x1 है आपका 0। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इतने फॉर्म अगर आपने देख लिए हैं तो इतने फॉर्म से ही आपका काम चल जाएगा और इससे ज़्यादा किसी फॉर्म को आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इंटेलिजेंटली यूज़ करने। और ये सारे फॉर्म भी जो हैं वो सारे अलग अलग फॉर्म नहीं है, इसमें काफ़ी सारे ओवरलैप्स हैं। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म आराम से ड्राइव की जा सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। सर्कल की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये होती है, सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है या पाथ होता है जिस पॉइंट की किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है। ठीक, एक ये जनरल पॉइंट है P, जनरल पॉइंट है P, एक्स कॉमा वाई है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है। तो सर्कल एक ऐसे पॉइंट का पाथ होता है जिस पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट, ये O जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है और जो फिक्स डिस्टेंस होती है उसी को हम उसकी रेडियस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो P जो है वो एक ऐसे पॉइंट, सर्कल की जो इक्वेशन होगी, सर्कल जो होगा वो एक ऐसे पॉइंट का पाथ होगा, यानी P जो मूव करेगा वो ऐसे पाथ में मूव करेगा ताकि P की हमेशा हर इंस्टेंट पे O से जो डिस्टेंस होगी वो एक फिक्स पॉइंट है, P की हमेशा जो O से डिस्टेंस होगी वो एक फिक्स डिस्टेंस होगी और वही किसके बराबर होगी, वही होगी आपकी रेडियस r के बराबर। तो ये बेसिक सर्कल का कंसेप्ट होता है। अब इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे तो वो समझो। उससे पहले आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर दो पॉइंट दिए आपको x1 y1 और x2 y2, दो पॉइंट दिए आपको, एक है x1 y1 एक है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है, ए बी अगर डिस्टेंस बोलें उसको, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर या x2 माइनस x1 का स्क्वायर, कुछ भी कर लो आप इसको, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला।
दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन निकालने का ये तरीका है। अब हम इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करने जा रहे हैं। कंसेप्ट हमको पता है कि सर्किल एक ऐसे पॉइंट का लोकस या पाथ होता है, लोकस मतलब पाथ, जिस पॉइंट की एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स्ड होती है, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो उसका सेंटर होता है, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होती है वो उसकी रेडियस होती है। अब इसी का हम यूज करके सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो केस होगा वो एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और हमें ऐसे सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है, सर्किल विद ओरिजिन एज ए सेंटर, ओरिजिन एज ए सेंटर, और उसकी रेडियस मान लेते हैं क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, उसकी रेडियस। तो ये ओरिजिन उसका सेंटर है, यानी सेंटर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, ये ओ उसका सेंटर है। तो आप इस सर्किल पे कोई भी जनरल पॉइंट लोगे P, X, Y, तो उस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा किसके बराबर रही, R के बराबर रहेगी। ठीक है, P कहीं भी मूव करे, अगर वो सर्कल बना रहा है तो डेफिनेटली उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, R। तो इसी कंडीशन को हम यूज करते हैं, P और ओरिजिन की डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसको R के बराबर पुट कर देते हैं। तो क्या डिस्टेंस होगी P और ओरिजिन के बीच में, तो होगी √(x - 0)² प्लस y - 0)² इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, R। तो ये कंडीशन को हमने फॉर्मुलेट कर लिया, मैथमेटिकल टर्म्स में लिख दिया, वो जो कंडीशन हम बता रहे थे सर्किल की। तो ये कितना आ जाएगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस y² इज इक्वल टू R²। तो अगर इस तरह की कहीं इक्वेशन आपको मिल जाए तो समझ लेना ये किसकी इक्वेशन है, ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन है और ये जो इसमें R जो है वो रेडियस है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी इक्वेशन दी x² प्लस y² इज इक्वल टू, मान लिया आपको कह दिया 16। तो ये एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0, 0 है और जिसकी रेडियस क्या होगी, ये 16 है तो उसका अंडर रूट इसकी रेडियस होगी, यानी जिसकी रेडियस होगी आपकी 4 यूनिट्स। क्लियर, ठीक। अब हम एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसका सेंटर अब ओरिजिन नहीं है। मान लिया ये एक पॉइंट है, ये इसका सेंटर है, इसका नाम कुछ कह देते हैं A, B, और ये मान लिया सर्किल है जिसकी रेडियस भी आपको दी है, जिसका सेंटर भी आपको दिया, R, रेडियस R दी। अब आपको इसकी इक्वेशन बतानी है, तो कंसेप्ट हम वो यूज करेंगे कि ये सर्किल भी एक ऐसे पॉइंट P का लोकस होगा x, y, जिसकी A, B से डिस्टेंस हमेशा R रहती है। तो वही इक्वेशन हम फिर से बना देंगे, x - A² प्लस y - B² इज इक्वल टू रेडियस R के बराबर। तो स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया x - A² प्लस y - B² इज इक्वल टू R²। तो इस फॉर्मेट की अगर इक्वेशन है तो यहाँ से तुरंत देखते ही पता लग जाना चाहिए कि A, B इसके सेंटर होंगे और R क्या होगी, उसकी रेडियस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, स्क्वायर्स वगैरह खोलते हैं तो देखते हैं पूरी जनरल इक्वेशन किस फॉर्मेट की आती है। x² प्लस A² माइनस 2AX प्लस y² प्लस B² माइनस 2BY इज इक्वल टू R²। तो x² लिख लिया मैंने, फिर y² लिख लिया, फिर माइनस 2AX लिख लिया, फिर माइनस 2BY लिख लिया। बाकी सारे कांस्टेंट एक साथ लिख लेते हैं। तो बाकी सारे कांस्टेंट क्या हैं, तो बाकी सारे कांस्टेंट हैं आपके A² प्लस B² माइनस R²। ठीक, ये पूरे सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक, तो अगर आप देख रहे हो ये जो जनरल इक्वेशन जैसी आ रही है, इसमें कुछ पॉइंट्स नोटिस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट। पहला इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि x² और y² कोफिशिएंट बराबर आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यानी सर्कल की इक्वेशन अगर आपको दी है तो उसमें आपको ये नोटिस करना पड़ेगा
कि उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट दोनों बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं है तो समझ लेना वो सर्किल की इक्वेशन नहीं है। तो सर्किल की इक्वेशन की स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल पॉइंट्स हैं ये। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आया है, वाई स्क्वायर का टर्म आया, सिंगल एक्स का टर्म आया, सिंगल वाई का टर्म भी आया, कांस्टेंट भी आया, लेकिन एक्स इंटू वाई का कोई टर्म नहीं आया। कोई ऐसा टर्म नहीं आया जिसमें एक्स इंटू वाई दोनों हो। इसका मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि सर्किल की इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा। एक्स बाई का कोई टर्म होगा ही नहीं। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, वो आपको सर्किल की इक्वेशन के लिए ध्यान रखनी है। कोई भी सर्किल की जनरल इक्वेशन दी है, ये दोनों कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी रैंडम इक्वेशन को अगर आपको बताना है कि वो सर्किल की है या नहीं, तो ये अगर ये दो पॉइंट्स भी चेक कर लोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको 4 इक्वेशन दी है तो इसमें से कौन सी सर्किल की है, कौन सी सर्किल की नहीं है। ठीक, अब हम लिखने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो अगर आपको सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन दी है और वो सर्किल की इक्वेशन है, तो पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट बराबर होगा उसमें, और एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं होगा। तो वो इस फॉर्मेट की बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही वाई स्क्वायर का है 1 1, और एक्स वाई का इसमें कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो जब अब अगर आपको इस तरह की जनरल इक्वेशन दी है तो यहाँ से हम ये फाइंड करेंगे कि सेंटर कैसे निकालना है और उस सर्किल की रेडियस कैसे निकालना है। तो जो सेंटर होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, सेंटर होते हैं आपके -g, -f। आप पिछली इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते थे। पिछली इक्वेशन में -2a आया था यहाँ पे, और यहाँ पे -2b आया था, जबकि सेंटर जो थे वो a, b थे। ठीक, तो पहले तो इस -2a पे माइनस लगाओ, ठीक, और इस 2 को छोड़ दो। तो वही है, पहले तो मैंने इस पे माइनस लगाया और इस 2 को छोड़ दिया, तो क्या आ गया -g। ठीक है, -g, -f। तो जनरल इक्वेशन अगर आपको दी है तो -g, -f क्या होंगे, सेंटर होंगे उसके, और उसकी जो रेडियस होगी r, वो सिंपली होती है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये क्या होती है, उसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी कोई जनरल इक्वेशन दी है उसको इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। g की वैल्यू फाइंड करनी है, f की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। g f c मिल गया तो तुरंत आप सेंटर लिख दोगे, तुरंत आप क्या लिख दोगे, रेडियस लिख दोगे। क्लियर? आफ्टर सर्किल वी आर गोइंग टू डिस्कस इलिप्स। इलिप्स जो होता है वो एक डिस्टॉर्टेड सर्किल होता है, एक एसेंट्रिक सर्किल होता है। एसेंट्रिक मतलब, एसेंट्रिक का अगर हम हिंदी में मतलब देखेंगे, एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, उसको हम कहते हैं झक्की। एसेंट्रिक, एसेंट्रिक का हिंदी में इसका मतलब होता है झक्की। तो जब सर्किल के अंदर झक्कीपन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, इलिप्स बन जाता है। ठीक, यानी इलिप्स जो होता है वो एक डिस्टॉर्टेड सर्किल होता है, और जितना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है उसकी एसेंट्रिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक हमने एक क्वांटिटी भी डिफाइन की गई है एसेंट्रिसिटी, झक्कीपन, एसेंट्रिसिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एसेंट्रिसिटी। तो इलिप्स जो होता है वो एक डिस्टॉर्टेड सर्किल होता है। तो मैंने एक इलिप्स बनाया। अब इसकी जो सर्किल होता है उसमें दोनों रेडियस बराबर होती हैं, दोनों परपेंडिकुलर रेडियस बराबर होती है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो रेडियस होती है वही वाई एक्सिस के लॉन्ग होती है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग रेडियस अलग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग रेडियस अलग है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, क्या इक्वेशन होती है और क्या क्या टर्म्स होते हैं वो आपको समझना जरा। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ढंग से समझना है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें।
ये जो बड़ी वाली एक्सिस है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ये पूरी एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस। तो ये जो हाफ पार्ट होगी ये वो लेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं आपके a,0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके -a,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, b और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, -b। ये इसका एक सेंटर होता है 0, 0। इसी इक्वेशन के हिसाब से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? तो a लेंथ ये और a लेंथ ये, तो मेजर एक्सिस हो गई 2a। तो सेमी मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी? a। तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो रही है? a। इसी तरह से ये जो पूरी एक्सिस है इसको वो कहते हैं माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? तो b ये है और b नीचे है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2b। तो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? b। सेमी माइनर एक्सिस उसकी लेंथ कितनी होगी आपकी? b। ठीक, a और b में रिलेशन होता है। a और b में जो रिलेशन होता है वो एसेंट्रिसिटी के थ्रू आता है। वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है ये, जो आपकी सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर होता है वो होता है सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखनी है? यहाँ पे लिखनी है आपको सेमी माइनर एक्सिस और यहाँ पे क्या लिखनी है? सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, इलिप्स हॉरिजेंटली कंप्रेस सर्किल नहीं होकर वर्टिकली कंप्रेस सर्किल भी हो सकता है, ऐसे भी इलिप्स हो सकता है। तो जब इस तरह का इलिप्स होगा तो वाई एक्सिस तो बन जाएगी सेमी मेजर एक्सिस और ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको ध्यान रखना है सेमी माइनर एक्सिस का जो स्क्वायर होता है वो होता है सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम e स्क्वायर यहाँ से बनाएं 1 - e स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो e स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 - b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और e कितना आ जाएगा? e इस पर क्या चढ़ा देंगे? अंडर रूट चढ़ा देंगे, अंडर रूट 1 - b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो ये है एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, तो सेंटर इसका एक ही होता है, ये जो बीच वाला है इसको सेंटर कहते हैं, लेकिन इसके दो फोकस होते हैं। दो टर्म और डिफाइन किए गए हैं यहाँ पे मेजर एक्सिस पे, तो उनको कहते हैं फोकस। ये फोकस 1 है, F1 कह देते हैं, ये फोकस 2 है, F2। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? तो इनके कोऑर्डिनेट्स a और e के टर्म्स में होते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये है AE, 0 और ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है -AE, 0। ठीक, इलिप्स का जो एरिया होता है, इलिप्स का एरिया, ये जो पूरा इलिप्स है इसका जो एरिया होता है वो होता है, सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर, यानी पाई r इंटू आर। इसमें एक r a है, दूसरी r b है, तो पाई a b जो होगा वो क्या हो जाएगा? इलिप्स का क्या हो जाएगा? आपका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ फोकस होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कौन सी सेमी मेजर एक्सिस है, कौन सी माइनर एक्सिस है। जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन में ये हम पढ़ेंगे कि जो प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, तो सन के अराउंड प्लैनेट्स जो मूव करते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। उनकी जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्स बनाती है, और जो सन होता है वो सेंटर पर नहीं होता है। ठीक है, सन जो होता है वो इलिप्स के सेंटर पर नहीं होता है, वो एक फोकस पे होता है, कहीं यहाँ पे, इधर या उधर वाले फोकस पे। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, क्लियर। और जो सन होता है वो उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे लाई करता है, क्लियर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैराबोला। तो पैराबोला को आपको ढंग से समझना है। अभी हम एक बेसिक इक्वेशन लिखेंगे पैराबोला की, जितना हमारे फिजिक्स में काम आएगा सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे इसको। तो मान लिया एक इक्वेशन ये लिखी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a जो होता है वो कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी भी नहीं लगेगी, अगर इक्वलिटी होने तो वो पैराबोला ना होकर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सिंपली a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 चलेगा आपका। तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को गौर से देखो, इसमें एक टर्म जो है वो लीनियर है और दूसरा टर्म जो है वो क्वाड्रेटिक है, यानी y का जो है वो उसका स्क्वायर है और x की पावर क्या है 1।
तो अगर कहीं इस तरह का सेटअप हो जिसमें एक टर्म आपका लीनियर हो और दूसरा टर्म आपका क्वाड्रेटिक हो, तो वो जो इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जरा इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं किस तरह का पैराबोला बनेगा ये मान लिया आपकी एक्स एक्सिस है, ये मान लिया आपकी वाई एक्सिस है। अब आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पॉजिटिव है यानी ये वाला टर्म पॉजिटिव है। ठीक है, अब x कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैं ये आपसे कहूं कि अगर x निगेटिव है, x को मैंने क्या मान लिया? निगेटिव। मैं इस रीजन की बात कर रहा हूं जिस रीजन में x क्या होगा? निगेटिव। तो पहला वाला टर्म पॉजिटिव है, दूसरा वाला टर्म निगेटिव, तो ये जो प्रोडक्ट होगा पूरा, अगर x आपका निगेटिव है तो ये जो पूरा प्रोडक्ट होगा 4ax, ये 4ax भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये 4ax है किसके बराबर? 4ax जो है वो दिया है आपको वाई स्क्वायर के बराबर, किसी के स्क्वायर के बराबर। अब आप कह रहे हो 4ax निगेटिव है, तो वाई स्क्वायर भी निगेटिव होना चाहिए क्योंकि वाई स्क्वायर 4ax के बराबर है। लेकिन क्या किसी भी रियल वैल्यू के लिए वाई स्क्वायर निगेटिव होगा? नहीं होगा, स्क्वायर है वो, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा अगर रियल वैल्यू है तो। इसका मतलब कि x निगेटिव में कोई ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि x निगेटिव का मतलब कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, एक तरफ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर आपने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ बना रहे हैं, ए जहाँ के पॉजिटिव है, तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा और यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा x की पॉजिटिव साइड में बनेगा। ठीक, अब जरा देखते हैं कैसा बनेगा। तो वाई स्क्वायर जो है 4ax है, तो y कितना आ जाएगा? y आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 4ax। तो ये इक्वेशन ये कहती है कि x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आपको मिलेंगी, एक प्लस अंडर रूट 4ax, एक माइनस अंडर रूट 4ax। यानी x की आप कोई भी एक वैल्यू पुट करोगे आपको हमेशा कितनी वैल्यू मिलेंगी? दो वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू, और जितनी पॉजिटिव मिल रही है उतनी दूसरी वैल्यू निगेटिव है। x की हर वैल्यू के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, एक निगेटिव वैल्यू मिल रही है, इस तरह से मिल रही है। ठीक, दूसरी चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर x 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 0। यानी ये जो पैराबोला का ग्राफ होगा ये ओरिजिन से पास करेगा। तो इसकी शेप कैसे होती है वो आप समझ लो। अब आप ये कुछ इस तरह की ये शेप होती है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है इस तरह से। और x की हर वैल्यू के लिए y की आपको कितनी वैल्यू मिलेंगी? 2। एक वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी अगर ये x नॉट है, तो एक वैल्यू मिलेगी आपको ये y की वैल्यू प्लस अंडर रूट 4ax नॉट, और दूसरी वैल्यू आपको मिलेगी निगेटिव माइनस अंडर रूट 4ax नॉट। तो x की हर वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू आपको मिलेंगी। और ये जो ग्राफ बनेगा ये सिर्फ x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं ग्राफ बनेगा। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा इसी को हम कहते हैं, क्या बन गया इसकी ये शेप, किसकी है? ये पैराबोला की शेप है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। क्लियर? ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये हमने एक इक्वेशन बना ली है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसको कहते हैं ये ओपनिंग लेफ्ट है, इसका जो मुंह खुला हुआ है वो किसकी तरफ खुला हुआ है? लेफ्ट, सॉरी राइट साइड में खुला हुआ है। तो ओपनिंग राइट वर्ड्स, ओपनिंग राइट वर्ड्स। क्लियर? अब अगर हम ये ग्राफ बनाने की सोच रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, ये तो हर केस में आपका पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अब ये पूरा कांस्टेंट, ये जो पूरा कांस्टेंट है -4 है, वो कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या लगा दिया? माइनस। अब आप मुझे जरा बताओ ये ग्राफ किस रीजन में बनेगा? x पॉजिटिव में बनेगा कि x नेगेटिव में बनेगा? खुद से एनालाइज करो आप और बताओ ये किस रीजन में बनेगा। अगर x पॉजिटिव में रखूँ यहाँ पे, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव है और उसके आगे लगा हुआ माइनस, यानी ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। x अगर पॉजिटिव है तो -4ax क्या होगा? नेगेटिव। और वाई स्क्वायर कभी किसी नेगेटिव के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी x पॉजिटिव में ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ बनेगा x नेगेटिव में। क्यों?
क्योंकि अगर आप x की निगेटिव वैल्यू यहाँ पुट करोगे और एक माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और किसी रियल टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। तो ये तो बात पता लग गया है कि इस रीजन में ये ग्राफ नहीं बनेगा, सिर्फ इस रीजन में बनेगा ये ग्राफ। तो वैसा ही ग्राफ बनता है, बस शेप रिवर्स हो गई है। इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको नाम क्या बोलेंगे? ओपनिंग लेफ्टवर्ड्स। कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक, इसकी हर एक वैल्यू, एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की कितनी वैल्यू मिल रही है? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू, और अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है तो ये x निगेटिव में ग्राफ बनेगा इस तरह से। x की एक वैल्यू के लिए अब भी y की 2 वैल्यू। तो ये ग्राफ है। अगर y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x लीनियर है, तो ओपनिंग राइट वर्ड्स। y क्वाड्रेटिक है, x लीनियर है लेकिन निगेटिव है टर्म, तो ओपनिंग लेफ्ट वर्ड्स। क्लियर? ठीक है, अब जरा और आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन दी है, अब आपका x क्वाड्रेटिक हो गया और y लीनियर हो गया, तो शेप कैसे बनेगी? पहले तो आप ये समझो कि y जो है 4ay लिखा हुआ है, अगर मैंने y निगेटिव पुट कर दिया तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा। a तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, a में कोई डाउट नहीं, तो ये पूरा टर्म निगेटिव हो जाएगा अगर y निगेटिव पुट कर दिया। क्या एक्स स्क्वायर किसी निगेटिव के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब y निगेटिव में ये ग्राफ नहीं बनेगा, यानी यहाँ पे भी ये ग्राफ नहीं होगा और यहाँ पे भी कोई ग्राफ नहीं बनेगा। जो भी ग्राफ बनेगा ऊपर बनेगा। अब आप यहाँ देखो, y की एक वैल्यू के लिए, y की कुछ एक वैल्यू पुट करोगे, x की 2 वैल्यू मिलेंगी। कौन कौन सी? x इज इक्वल टू आ जाएगा ±√4ay, यानी y की एक वैल्यू है तो x की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी। और ये जा कहाँ से आ रहा है? ये भी ओरिजिन से जा रहा है। y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा? 0। तो आपको समझ में आना चाहिए ये ग्राफ इस तरह से होगा। ठीक, तो ड्रॉ करें। ठीक है, इस तरह से ग्राफ होगा। क्या नाम लिखेंगे इसको? ओपनिंग अपवर्ड्स। ओपनिंग अपवर्ड्स। क्लियर? तो जब x क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, तो क्या है? ये ओपनिंग अपवर्ड। आपको ध्यान या रटना नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इस इक्वेशन को देख के कि अगर x क्वाड्रेटिक है तो उसकी 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी y की एक वैल्यू के लिए, x की आपको कितनी वैल्यू मिल रही है? 2, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। तो वो तभी हो सकता है जब इस तरह का ग्राफ हो। अगर हम ये देखें x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, हर केस में पॉजिटिव रहेगा, ए में कोई डाउट नहीं आपको। तो इसमें ये ग्राफ तब सर्वाइव करेगा जब y निगेटिव होगा। y निगेटिव होगा तो एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा इस तरह से। अच्छे से बनाते हैं इसको। इस तरह से। तो ये क्या है? पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, पैराबोलिक शेप का, पैराबोलिक इक्वेशन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन आपने देखी। अब अगर हम जनरल इक्वेशन देखें, मैं ऐसा कह रहा हूँ y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? तो इसमें भी देखो x जो है क्वाड्रेटिक है, y लीनियर है, तो ये पैराबोला है। पहली बात आपको तुरंत समझ में आनी चाहिए, पैराबोला है। अब यहाँ पे देखो y की एक वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो x क्वाड्रेटिक है, x की 2 वैल्यू आएंगी। तो y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू, ये किस तरह की शेप होगी? y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू, या तो ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा या ये नीचे की तरफ होगा। अब ऊपर की तरफ ओपनिंग अपवर्ड होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, तो वो बताता है ये कांस्टेंट।
अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है, ढंग से समझना, अगर ये कांस्टेंट कैसा आपका पॉजिटिव है तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाएगा, अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव है तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक, तो अगर ए आपका पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड। अब ओपनिंग अपवर्ड जरूरी नहीं वो ओरिजिन से पास करें, वो कैसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है, लेकिन रहेगा ओपनिंग अपवर्ड। कहाँ से पास कर रहा है, किस जगह से जा रहा है, ये सारी चीज़ें इस बात पर भी डिपेंड करेंगी कि वी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है। अगर कांस्टेंट जीरो हो गया, सी अगर जीरो हो गया तो ये पक्की बात है वो ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि वो 0,0 को सेटिस्फाई करेगा। अगर सी नॉन जीरो है तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, वो 0,0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर ए आपका नेगेटिव होता तो ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होता, तो ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कैसा भी हो सकता है। क्लियर। दूसरी इक्वेशन जो बनती है इसी तरह की, वो इक्वेशन ये हो सकती है x इज इक्वल टू ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी। अब इसमें y क्वाड्रेटिक है, यानी x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिलेंगी आपको। तो शेप कैसी होगी, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू, सोचो आप खुद से, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही हैं, तो या तो ये इस तरह की शेप होगी या ये इस तरह की शेप होगी। तो किस पे डिपेंड करेगा, अगर a पॉजिटिव है आपका तो ये ओपनिंग राइट वर्ड्स हो जाएगा, और अगर a नेगेटिव है तो ओपनिंग लेफ्ट वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं ओरिजिन से पास करे, वो कहीं से भी पास कर सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कहीं से भी हो सकता है। इसी तरह से ये वाला ग्राफ कैसे भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, बी कितना है, सी कितना, ए पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, बी ए नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, उन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वो, लेकिन वो पॉजिटिव ही होगा। फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, लेकिन रहेगा वो पॉजिटिव ही। सम कांस्टेंट b की पावर x, b जो भी होगा चाहे इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, लेकिन होना क्या चाहिए आपका, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसी कांस्टेंट, किसी पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर आपने x चढ़ा दी। ठीक। इसका ग्राफ कैसे होता है, तो आप देखो, अगर b आपका ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव तो होगा ही। अब पॉजिटिव में भी दो केस हम देखेंगे, एक देखेंगे b ग्रेटर देन 1 का, दूसरा केस देखेंगे b लेस देन 1 का। लेस देन 1 वाला कितना छोटा से कितना छोटा कितना हो सकता है, 0 तक हो सकता है। तो दो केस हम देखेंगे अलग अलग, b ग्रेटर देन 1 का केस अलग देखेंगे, b 0 to 1 का केस हम अलग देखेंगे। तो अभी पहले हम देखने जा रहे हैं b ग्रेटर देन 1 का केस। तो आप देखो जरा इस इक्वेशन में, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो b कुछ भी हो 1 से बड़ा, उसकी पावर जब आप 0 चढ़ाओगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यानी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है y इज इक्वल टू b टू पावर x, उसकी वैल्यू आ रही है 1। यानी ये कोऑर्डिनेट वहाँ पे लाई करेगा क्या, 0,1। ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, b मान लिया 2 ले लेते हैं। ठीक। हम देखने जा रहे हैं इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ। x की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 1 आ गया, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी x इज इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू कहाँ पहुँचेगी, 2 तक पहुँचेगी। फिर अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये एकदम से 4 हो जाएगा। तो 2 पुट करते ही ये एकदम से क्या हो गया, एकदम से 4 हो गया। उसके बाद जैसे आप 3 पुट करोगे ये एकदम से 8 हो जाएगा। जैसे ही आपने जब आपने 2 वैल्यू पुट करी थी तो ये एकदम से क्या हो गया था, 4 मतलब ये वाली वैल्यू 4 होगी। जब 1 पुट किया था तो एकदम से वैल्यू कितनी होगी थी, 2, तो ये वाली वैल्यू 2 होगी इसकी। जब आप 3 पुट करोगे तो ये एकदम से कितना हो जाएगा, 8। यानी इधर तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है ऊपर। अब जरा इस तरफ देखते हैं। अब आप अगर -1 पुट करो इसमें, x की जगह क्या पुट करो, -1, तो 2 की पावर -1 मतलब हुआ ये हाफ की पावर 1, यानी ये हाफ हो गया। ठीक। यानी ये पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे, -1 पे वो वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ। अब जरा -2 पुट करें, x की जगह -2 पुट करें तो 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 का मतलब हुआ हाफ की पावर 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4। तो -2 पे वो वैल्यू 1/4 हो गई और कम हो गई।
अगर -3 पुट करेंगे खुद से आप देखो तो ये तो ये आ जाएगी 1/8 और कम हो जाएगी। -4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 1/16, यानी वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन क्या ये कभी वैल्यू निगेटिव होगी? ये वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगी, ठीक है। 2 की पावर आप कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट कर दो, लेकिन आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। -100 भी पुट कर दोगे तो ये जो आ जाएगा ये 1/2 की पावर 100 होगा। बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0.0000 करके काफ़ी छोटी वैल्यू होगी, लेकिन रहेगी वो पॉजिटिव ही। तो इस तरफ जो निगेटिव के लिए ग्राफ है वो कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही है, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ होता है ये इस शेप का होता है। इस शेप का ये ग्राफ होता है। जैसे ही एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, फंक्शन जो है वो जीरो की तरफ अप्रोच करता है। जैसे ही एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। लेकिन b टू पावर x का ग्राफ कभी निगेटिव साइड में कभी नहीं होता है। b टू पावर x कभी निगेटिव नहीं होगा, प्रोवाइडेड b क्या होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ग्राफ बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब b क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है। यानी अगर आप e टू पावर x का बनाओगे तो वो भी यही बनेगा, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। कितनी होती है? 2.72 के आसपास होती है। तो यही ग्राफ बनेगा e टू पावर x का, ठीक। तो ये कंडीशन आपको समझ में आई। b ग्रेटर देन 1 का ग्राफ कैसे बनेगा। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्राफ b लेस देन 1 का, यानी b की वैल्यू कुछ हम ऐसे ले लेते हैं हाफ, तो इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू b की पावर x, यानी हाफ की पावर x का ग्राफ। अब आप देखो x 0 होगा तो ये वैल्यू 1 होगी, नो डाउट। x 1 होगा तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी। x 2 होगा तो ये वैल्यू 1/4 हो जाएगी। x 3 होगा तो ये वैल्यू 1/8 हो जाएगी। यानी x पॉजिटिव में जैसे जैसे x बढ़ता जा रही है वैल्यू कम होती जा रही है, और ये वैल्यू कम होते होते कहाँ चली जाएगी? 0। अब जरा नेगेटिव करते हैं। x की वैल्यू -1, तो 1/2 की पावर -1 यानी 2 की पावर 1, तो वो 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू की एकदम से क्या हो जाएगी? 2। अगर आप -2 की वैल्यू फाइंड करोगे, -2 पे x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 1/2 की पावर -2 यानी 2 की पावर 2 यानी ये 4। आपको समझ में आना चाहिए जो ग्राफ है ये y एक्सिस का 180 डिग्री रोटेट कर गया बेसिकली। इस तरह का ये ग्राफ होगा, ठीक। इस तरह से आगे ऊपर उठ जाएगा ये। तो ये ग्राफ है b टू पावर x का, प्रोवाइडेड b जो है वो आपका क्या है? लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, पॉजिटिव होना ही होना है। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में बस इतना अंतर है कि इस ग्राफ को अगर आप 180 डिग्री से रोटेट कर दोगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा शेप में, शेप, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब दूसरा जो आपका फंक्शन है लॉग का ग्राफ हम देख ही चुके हैं, पैराबोला का ग्राफ हमने देख ही लिया है। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपका हो गया ये, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। हमने हाइपरबोला का ग्राफ नहीं पढ़ा, डायरेक्टली हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही ग्राफ हमारे लिए यूजफुल होता है। हाइपरबोला का ज़्यादा यूज़ आता नहीं है, एटलीस्ट फिजिक्स में। मैथ्स में जब पढ़ना होगा तब पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का यूज़ होता है, तो वही हम देखेंगे। तो अब देखते जाओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब इस तरह की इक्वेशन होगी तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक, ये आपका मान लिया x एक्सिस है, ये मान लिया y एक्सिस है। अभी सिर्फ पॉजिटिव साइड में बना रहे हैं, ठीक है। तो x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इससे सीधा सा मतलब है कि अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू कम होती जाएगी, और अगर y की वैल्यू बढ़ाओगे तो x की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसकी जो शेप आती है
वो कुछ इस तरह से आती है, इस तरह से कर्व होता है। ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो है लाइन, ये इसको जाके आगे एक्स एक्सिस को मीट करेगी इन्फिनिटी पे। इसी तरह से ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस को मीट करेगी कहाँ, इन्फिनिटी पे। यहाँ से भी समझ में आ रहा है। अगर x इक्वल टू निकालोगे तो वो सम कांस्टेंट अपॉन y आ जाएगा। तो अगर x को ज़ीरो करना है तो y को इन्फिनिटी करना पड़ेगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ही ज़ीरो होता है। तो अगर आपको x को ज़ीरो करना है, ज़ीरो की तरफ बढ़ना है, तो y कहाँ मूव कर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह से अगर y को ज़ीरो करना है तो x कहाँ मूव कर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बनेगा। ठीक है, देखते हैं तब तक आपको याद रहता है कि नहीं रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।